हेलो दोस्तों, मैं देव जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समास का चौथा प्रकार द्विगु समास को। ठीक है, हम लोग इसके पहले अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास पढ़ चुके हैं। जिन दोस्तों ने उस वीडियोस को नहीं देखे हैं वो जाकर मेरे चैनल से जाकर उन तीनों वीडियोस को देख लेंगे। इसके बाद चौथे प्रकार को देखेंगे द्विगु समास को। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विगु समास को। इसके पहले हम लोग अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय तीनों को बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आप जरूर से जाकर पीछे के तीनों वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद द्विगु समास को देखेंगे। द्विगु समास जो होता है ये चौथा प्रकार है समास का। समास किसे कहा जाता है तो मैं कई बार बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। अब यहाँ पर लक्षण क्या है, द्विगु समास को आप कैसे पहचानेंगे कि वह द्विगु समास है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे वो तो दिए रहेंगे, ऑप्शन में 3-4 दिए रहेंगे और बोलेंगे कि द्विगु समास का कौन सा प्रकार है, या तो कोई एक एग्जाम्पल दिया रहेगा और उसमें बोलेगा कि यह कौन से समास का उदाहरण है। तो आप याद रखेंगे कि द्विगु समास में लक्षण उसका कैसा दिखाई देगा, हमेशा समूह बनेगा। कैसा बनेगा, समूह बनेगा। और द्विगु समास में जैसे हमेशा देखो, पहला बात हमेशा समूह बनता है जहां समस्त पद के पूर्व पक्ष में संख्यावाचक विशेषण होता है, वहां द्विगु समास होता है। हमेशा अगर संख्या दिखाई दे तो वहां पर हमेशा कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। कैसे द्विगु समास होगा, लेकिन आप याद रखें कि वहां पर वो किसी अन्य का बोध न कराए। जैसे कि मैं कहूंगा नीलांबर, नीलांबर तो नहीं, जैसे मैं बोलूंगा दशानन, तो दशानन 10 तो दिखाई दे रहा है, वो संख्या है। दशानन अर्थात रावण को हम लोग जानते हैं दशानन कहते हैं, इसलिए दशानन जो होगा वह द्विगु समास का एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि दशानन रावण को कहा जाता है, किसी अन्य अर्थ को प्रकट करता है, इसीलिए दशानन किसका समास का उदाहरण होगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा, द्विगु समास का उदाहरण नहीं होगा। किसी अन्य को प्रकट न करें, लेकिन अगर पहला पद संख्या दिखाई दे, संख्यावाचक विशेषण हो, तो वह हमेशा कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। तो आप हमेशा याद रखें, पहला लक्षण आपको दिखाई देगा, हमेशा समूह बनेगा। जैसे कि अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार है, तिरंगा 3 रंगों का मिलन या 3 रंगों का समाहार, ये सभी दिखाई देगा। 3 दिखाई दे रहा, अष्ट 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी अष्ट 8 दिखाई दे रहा है। तो संख्यावाचक विशेषण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसीलिए ये सारे कौन से समास के एग्जाम्पल हैं, द्विगु समास के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखिए कि पहला जो होता है हमेशा कैसा बनता है, समूह बनता है। यहाँ भी समूह बना हुआ है। अष्ट सिद्धि में भी 8 सिद्धियों का समाहार समूह है। तिरंगा 3 रंगों का समाहार समूह है। त्रिकोण 3 कोणों का समाहार समूह है। त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार समूह है। लेकिन किसी अन्य अर्थ को प्रकट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, इसलिए कौन से समास के एग्जाम्पल होंगे, द्विगु समास के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अब इतना देखिए, अष्टाध्यायी अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, त्रिकोण 3 कोणों का समाहार, चवन्नी 4 दिखाई दे रहा है, इसलिए द्विगु समास है। 4 आनों का समाहार है। इसके बाद चौमासा 4 मासों का समाहार, मास मतलब क्या होता है, महीना। ठीक है, तो ये द्विगु समास बहुत ही सबसे सरल, अगर समास के प्रकारों में से सबसे सरल समास कौन सा आता है, द्विगु समास। आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो द्विगु समास हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद कुछ इससे बाहर आएगा ही नहीं, तो पढ़ाऊंगा मैं क्या। अब इसके बाद समास का जो 5वां प्रकार है वो होता है द्वंद्व समास। हम लोग अब पढ़ेंगे द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। दोनों पद प्रधान, जैसे कि माता पिता, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, इसलिए माता पिता को कैसे उसका विग्रह होगा, माता और पिता। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जैसे लाभालाभ, लाभ और अलाभ, भला बुरा, भला और बुरा, ये सभी दोनों पद प्रधान हैं, दोनों पद संज्ञा होंगे, कोई भी विशेषण नहीं होगा, दोनों पद कैसे होंगे, संज्ञा होंगे। तो कौन से समास के एग्जाम्पल होगा, ये द्वंद्व समास का प्रकार होगा। आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे द्वंद्व समास में। तो इसका क्या पहचान कैसे करेंगे,
तो जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। इन दोनों पदों को मिलाते इसमें मध्य स्थिति का योजक जो होता है वो क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। कैसे मध्य स्थिति योजक लुप्त हो जाता है? तो जैसे कि माता पिता में बोला था अभी थोड़ी देर पहले, तो माता और पिता, तो जो और है ना वो लुप्त हो जाता है। इसीलिए बोला था कि मध्य स्थिति योजक जो होता है वो क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। जैसे लाभ हानि, तो लाभ हानि में क्या छिपा हुआ है? लाभ और हानि। ठीक है, तो दोनों पद कैसे होंगे? इसमें प्रधान होते हैं। दोनों पद कैसे होंगे? संज्ञा होते हैं। तो ऐसे अगर आपको एग्जाम्पल दिखाई दे तो वह कौन से समास का उदाहरण होगा? द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि द्वंद्व समास में स्त्रीलिंग पूर्व पद में होते हैं, हमेशा याद रखेंगे। जैसे राधे श्याम, तो राधा और श्याम, सीताराम, सीता और राम। तो इसके लक्षण ये भी है द्वंद्व समास के कि पहले कौन प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग प्रयुक्त होता है, तो भी वह कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। एग्जाम्पल में याद रखेंगे, द्वंद्व समास में स्त्रीलिंग पूर्व पद में होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग पहले और फिर पुल्लिंग जो होगा वो कैसा होगा? बाद में होगा। इतरेतर द्वंद्व के पद हमेशा बहुवचन होते हैं। अब इतरेतर द्वंद्व क्या होता है? वो द्वंद्व के प्रकार, तीनों प्रकार में से मैं पढ़ाऊंगा अभी कि इतरेतर द्वंद्व कैसा होता है। तो इतरेतर द्वंद्व के पद हमेशा कैसे होते हैं? बहुवचन में होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। द्वंद्व समास के भी प्रकार होते हैं, आप याद रखेंगे। द्वंद्व समास के भेद कितने हैं? 3 हैं। पहले नंबर में होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा नंबर में समाहार द्वंद्व और तीसरा नंबर में जो होता है वो कौन सा द्वंद्व होता है? वैकल्पिक द्वंद्व होता है। पहले नंबर में कौन सा द्वंद्व होता है? इतरेतर द्वंद्व, दूसरा नंबर में समाहार द्वंद्व और तीसरा नंबर में कौन सा द्वंद्व होता है? वैकल्पिक द्वंद्व होता है। तो समास, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और तीसरा कौन सा होता है? वैकल्पिक द्वंद्व होता है। अब हम लोग देख लेंगे, इतरेतर द्वंद्व के एग्जाम्पल देखेंगे, समाहार द्वंद्व के एग्जाम्पल देखेंगे और वैकल्पिक द्वंद्व के एग्जाम्पल देखेंगे। इतरेतर में एक इतर होगा, मतलब कहने का मतलब इस समास में दोनों पद अपनी प्रधानता रखते हैं। जैसे दोनों पद, जैसे सामान्य जो समास के उदाहरण थे जो मैंने कराया था शुरू में द्वंद्व समास के, वो सभी कौन से द्वंद्व थे? इतरेतर द्वंद्व थे। जैसे कि राम लक्ष्मण, दोनों पद प्रधान होंगे तो राम और लक्ष्मण। भाई बहन, तो भाई और बहन दोनों ही प्रधान है, दोनों नाउन है, दोनों ही प्रधान है, इसलिए राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। भाई बहन, भाई और बहन, ये सभी अगर ऐसा आया तो कौन से द्वंद्व के प्रकार होगा? इतरेतर द्वंद्व होगा। आप याद रखेंगे अच्छे से, कौन सा द्वंद्व होगा? इतरेतर द्वंद्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो द्वंद्व के प्रकार है वो कौन सा द्वंद्व है? समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में, इतरेतर द्वंद्व में आप याद रखेंगे इस समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। राम लक्ष्मण, भाई बहन, दोनों एग्जाम्पल को मैंने करा दिया है। अब समाहार द्वंद्व में क्या हो जाएगा कि पूरा मिल जाएगा। इसमें द्वंद्व समास के भेद पद जो होते हैं वह पृथक पृथक अर्थ न रखकर समूह का बोध कराते हैं। जैसे नून तेल लकड़ी, क्या चल रहा है भाई? नून तेल लकड़ी चल रहा है, बस ऐसे चल रहा है। क्या कर रहे हो? बस दाल रोटी के लिए कर रहा हूँ। क्या दाल और रोटी के लिए सिर्फ थोड़ी कर रहा है, दाल रोटी के अलावा अन्य चीजों के लिए भी कर रहा है, लेकिन जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हाँ दाल रोटी चल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? लेन देन चल रहा है। तो ये समाहार है, पूरा मिला हुआ है, बस 2 ही अक्षर प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी और बहुत सारी चीजों का उसका वर्णन हो रहा है, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर नून तेल लकड़ी, दाल रोटी, लेन देन बोल रहे हैं। अब कोई बहुत तैयारी कर रहा है, बहुत जॉब खोज रहा है और बोल रहे हैं क्या भाई जॉब मिली? तो नहीं भाई अभी तक तो नहीं मिली है, बहुत हाथ पांव मार रहा हूँ पर मिला नहीं। तो क्या हाथ और पांव को थोड़ी मारता है वो? हाथ पांव मारता है क्या? नहीं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? हाथ पांव मार रहा हूँ, इसका मतलब कि वो बहुत कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एक पूरा मिला हुआ रूप है समाहार द्वंद्व का कि लेन देन, हाथ पांव, अन्न जल। ठीक है, अन्न जल ये सभी कैसे प्रकार होंगे? समाहार द्वंद्व के प्रकार होंगे। अब लास्ट जो होता है वैकल्पिक द्वंद्व। द्वंद्व समास का जो तीसरा भेद होता है वह कौन सा भेद होता है? वैकल्पिक द्वंद्व होता है। तो इस समास में विपरीतार्थक शब्दों का योग होता है। जैसे कि पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य नहीं बोलेंगे इसमें,
क्या बोलेंगे? पाप या पुण्य। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। जरा यवन, तो जरा या यवन। जरा मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। यवन मतलब क्या होता है? जवानी। तो जरा या यवन। ए कौन सा था? वैकल्पिक द्वंद था। मेरे प्यारे दोस्तों, आप 3 प्रकार पढ़े। पहला, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं: इतरेतर द्वंद, समाहार द्वंद, वैकल्पिक द्वंद। इतरेतर द्वंद में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद कैसे होते हैं? संज्ञा होते हैं। ठीक है, आप अच्छे से याद रखेंगे। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं और दोनों पद क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। भाई बहन, भाई और बहन। समाहार द्वंद में क्या होता है? समाहार द्वंद में कि द्वंद्व समास के पद पृथक पृथक अर्थ न रखकर समूह का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। पहला आप याद क्या किए हैं? नून, तेल और लकड़ी। दूसरा नंबर में दाल रोटी, लेन देन, हाथ पांव, अन्न और जल। ऐसा आप समाहार द्वंद के एग्जाम्पल को मैंने कराया। अब वैकल्पिक द्वंद में इस समास में विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। या होता है, या से टूटता है। जैसे थोड़ा बहुत, तो थोड़ा या बहुत। भला बुरा, भला या बुरा। पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य। ठीक है, तो ये कौन सा समास का एक कैसा द्वंद था? वैकल्पिक द्वंद था। तो इस प्रकार द्विगु और द्वंद दोनों ही क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो समास का जो लास्ट टाइप है वो बहुब्रीहि समास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।